Welcome to Infinity IQ Plus. हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू इन्फिनिटी IQ प्लस। जैसा कि मैंने आपको पहले 2 लेक्चर में बताया था कि लास्ट के 2 लेक्चर्स सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होंगे, जिसमें हम लाइव भी कनेक्ट करेंगे। बट क्योंकि बच्चों के एग्ज़ाम स्टार्ट हो गए हैं और अभी केमिस्ट्री का पेपर अपकमिंग नहीं है, तो ये वीडियो लेक्चर भी हमें वैसे ही अपलोड करना होगा। बट लास्ट वाले में मैं ज़रूर कोशिश करूँगा कि आपके साथ लाइव कनेक्ट करूँ। आज का जो हमारा डिस्कशन होगा वो क्वेश्चन नंबर 21 से स्टार्ट होगा और वो क्वेश्चन नंबर 30 तक जाएगा, राइट। तो क्वेश्चन नंबर 21 से 30 के डिस्कशन में आप मेजॉरिटी ऑफ जो क्वेश्चंस हैं जो एग्ज़ाम में आ सकते हैं वो सब हमारा कवर भी इसमें हो जाएगा इजीली। देखो, आई नो कि शॉर्ट वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होते हैं बच्चों के लिए, प्रैक्टिकल वीडियो इंटरेस्टिंग होते हैं और काफ़ी सही भी है नॉलेज को इम्प्रूव करने के लिए। काफ़ी टीचर इस पर मेहनत भी कर रहे हैं, बट एग्ज़ाम पर्पस है, हमारे इंडिया की जो स्टडी है उस पर जो क्वेश्चंस आते हैं उस पर्पस से आपको NCERT तो सॉल्व करना ही होगा। बिना NCERT सॉल्व किए आप एग्ज़ाम को क्लियर नहीं कर पाओगे। क्वेश्चन आंसर टाइप ही आते हैं जनरली, प्रैक्टिकल्स कुछ नहीं आता। आपके थ्योरी एग्ज़ाम में थ्योरेटिकल क्वेश्चन ही आएंगे, मेजॉरिटी NCERT से ही। तो आपको सबसे पहले प्रायोरिटी पे NCERT को तो रखना ही होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर क्वेश्चन नंबर 21 से, है कि अपार्ट फ्रॉम टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री अनदर पॉसिबल ज्योमेट्री फॉर CH4 इज स्क्वायर प्लानर। मतलब CH4 में हम जनरली टेट्राहेड्रल बनाते हैं, बट एक पॉसिबिलिटी स्क्वायर प्लानर भी है। तो हमने स्क्वायर प्लानर क्यों नहीं बनाया, ये क्वेश्चन है। विद द 4 हाइड्रोजन एटम एट द कॉर्नर्स ऑफ द स्क्वायर, कार्बन एटम के सेंटर पे, मतलब बताया गया कि CH4 में एक पॉसिबिलिटी ये भी है कि हम इसे स्क्वायर प्लानर बनाएं, राइट। बट शेप को स्क्वायर प्लानर नहीं बना के हम टेट्राहेड्रल ही क्यों बनाते हैं। टेट्राहेड्रल में जो एंगल होगा वो आप देखिए ध्यान से, जब हम शेप बनाएंगे टेट्राहेड्रल तो जो टेट्राहेड्रल का एंगल आएगा वो आएगा 109.5 डिग्री या फिर 109 डिग्री 28 मिनट, यदि आप एग्जैक्ट लिखो। जबकि स्क्वायर प्लानर में जो भी एंगल है वो 90 डिग्री है। मॉलिक्यूल अपनी स्टेबिलिटी के लिए जनरली जो अदर एटम्स होते हैं वो स्पेस में मैक्सिमम डिस्टेंट पोजीशन ऑक्यूपाई करना चाहते हैं ताकि उनके बीच रिपल्सन कम से कम हो। 90 डिग्री पे रिपल्सन थोड़ा हाईयर होगा, 109 पे लोअर होगा। तो टेट्राहेड्रल एक 3D फिगर है जिसमें आप बॉन्ड पेयर के बीच का जो एंगल देख रहे हो 109.5 विच इज़ हाइयर देन 90 डिग्री। तो ज़्यादा स्टेबल मीथेन कौन से शेप में होगा? ऑब्वियसली टेट्राहेड्रल शेप में होगा। तो यही रीज़न है कि इसमें 2 पॉसिबिलिटी होने के बावजूद हम टेट्राहेड्रल ही क्यों फॉलो करते हैं। अकॉर्डिंग टू वेस्पर थ्योरी, CH4 यदि स्क्वायर प्लानर होगा तो उसका बॉन्ड एंगल 90 डिग्री का होगा, राइट। और टेट्राहेड्रल में उसका जो बॉन्ड एंगल है वो 109 डिग्री 28 मिनट का है। तो स्क्वायर प्लानर जो स्ट्रक्चर उसमें ज़्यादा रिपल्सन होगा बॉन्ड पेयर्स के बीच में और वो स्टेबिलिटी को कम कर देगा। तो स्टेबिलिटी ज़्यादा होने के लिए जो बॉन्ड एंगल है वो थोड़ी बिगर होनी चाहिए बिटवीन बॉन्ड पेयर एंड बॉन्ड पेयर। और ये रीज़न है कि मीथेन या वैसे सभी सेंट्रल एटम जिसके पास 4 बॉन्ड पेयर हैं, 0 लोन पेयर है, उसे हम टेट्राहेड्रल ही ड्रॉ करेंगे, राइट। Explain why BeH2 molecule has a zero dipole moment although BH bond are polar। अब देखो होता क्या है इसमें कि BeH इसमें डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है तो ये पोलर होगा। बट जब दो, जैसे एक्चुअली क्या होता है हाइड्रोजन और बेरिलियम में, यदि आप देखो हाइड्रोजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो एरो का हेड आप हाइड्रोजन की साइड बनाओगे। और ये 2 वेक्टर ऑपोजिट डायरेक्शन में हैं, इनका मैग्नीट्यूड सेम है, तो एक सिंगल BeH बॉन्ड के पोलर होने से कुछ नहीं होगा। ये दोनों एक दूसरे को काउंटर करेंगे और मोमेंट को कहाँ लेके चले जाएंगे? 0 पे, क्योंकि इनके बीच का एंगल 180 डिग्री है और दोनों बॉन्ड जस्ट एक दूसरे के ऑपोजिट है, राइट। BeH2 एक लीनियर मॉलिक्यूल है जिसमें बॉन्ड एंगल 180 डिग्री है। BH बॉन्ड पोलर है क्योंकि डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगा, लेकिन ये दोनों बॉन्ड एक दूसरे के ऑपोजिट होने के कारण एक दूसरे की पोलैरिटी को कैंसिल कर देंगे और इसका डाइपोल मोमेंट क्या आ जाएगा? 0। तो एक पोलर दिखने वाला मॉलिक्यूल भी नॉन पोलर हो सकता है, जैसे BH2, BeF2, BeCl2, BCl3, ये सब मॉलिक्यूल दिखते तो पोलर हैं बट इनका डाइपोल मोमेंट 0 आ जाता है। और वो उसका बिहेवियर कैसा होगा मोमेंट 0 आते ही कि वो नॉन पोलर मॉलिक्यूल की तरह बिहेव करेंगे, राइट। यदि डाइपोल मोमेंट पे हम बात करें कि जो बेस्ट क्वेश्चन एग्जाम पर्पस से, ऐसा क्वेश्चन जो मेजॉरिटी ऑफ स्कूल में आएगा ही आएगा, वो क्वेश्चन है ये NH3 एंड NF3।
Which out of the NH3 and NF3 has higher dipole moment and why, right? पिछले वीडियो लेक्चर्स में आप देखेंगे, या जो मैंने लाइव कनेक्ट किया था क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कराने के लिए लास्ट संडे, आपको लाइव लेक्चर्स वाले सेक्शन में इन्फिनिटी IQ के वो मिल जाएगा। वहाँ मैंने इसको प्रॉपरली एक्सप्लेन किया हुआ है कि देखने में हमें ऐसा लगता है कि NF3 की डाइपोल मोमेंट हायर होगी क्योंकि इसमें 3 फ्लोरीन है, बट ऐसा होता नहीं है। जब इन दोनों का आप डायग्राम बना के देखोगे तो NH3 की जो मोमेंट होगी वो NF3 से हायर होगी, क्योंकि NH3 में देखो वैल्यू जो है वो 1.46 है और NF3 में क्या है 0.240। ये होता है इनके स्ट्रक्चर के कारण। NH3 का जब हम स्ट्रक्चर बनाएंगे तो इसमें 3 बॉन्ड पेयर हैं और 1 लोन पेयर है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी हायर है? नाइट्रोजन की। तो जो एरो का हेड आप बनाओगे वो नाइट्रोजन की साइड, नाइट्रोजन की साइड, नाइट्रोजन की साइड, और लोन पेयर का डाइपोल हमेशा सेंटर से बाहर की तरफ। ये चारों वेक्टर सेम डायरेक्शन में हैं तो इसका रिजल्टेंट क्या हो जाएगा? हायर। तो इसकी जो रिजल्टेंट है 1.46 देबे यूनिट्स के इक्वल है। जबकि NF3 का हम स्ट्रक्चर बनाएं तो NF3 में नाइट्रोजन और फ्लोरीन के बीच कौन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है? फ्लोरीन। यहाँ भी एक लोन पेयर होगा, तो इसमें जो एरो का आप हेड बनाओगे वो फ्लोरीन की साइड, फ्लोरीन की साइड, फ्लोरीन की साइड। लोन पेयर का डाइपोल हमेशा सेंटर से बाहर की तरफ होगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बाहर की तरफ हाइयर होगी। तो इसमें 3 वेक्टर डाउन साइड है, एक अप साइड है। ओवरऑल जो रिजल्टेंट आएगा वो नीचे की साइड ही आएगा और वो रिजल्ट आएगा लगभग 0.240। इट मीन्स कि NH3 की जो डाइपोल मोमेंट है वो हाइयर क्यों है? क्योंकि इसमें चारों वेक्टर सेम डायरेक्शन है। द 3 NH डाइपोल्स आर इन द सेम डायरेक्शन ऑफ ऑर्बिटल डाइपोल ड्यू टू लोन पेयर, जबकि ऐसा NF3 में नहीं हुआ। द 3 NF डाइपोल्स आर इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। 3 नीचे हैं, एक ऊपर है। कुछ मोमेंट कैंसिल हो जाएगा, कुछ बचेगा और रिजल्टेंट विल बी लोअर। तो इस केस में क्या है कि जो हमें दिखता है वो है नहीं। हम सबको फर्स्ट फील क्या आता है कि NF3 की हाइयर होगी, लेकिन जब हम डायग्राम देख के और कंपेयर करते हैं तो NH3 यहाँ क्या होगा? विनर होगा, और NH3 की जो रिजल्टेंट डाइपोल होगी वो NF3 से हाइयर होगी। आते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। व्हाट इज़ मेंट बाय हाइब्रिडाइजेशन? अब ये एक ऐसा टॉपिक है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का जिससे क्वेश्चन आना श्योर है। ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल डिस्क्राइब द शेप ऑफ sp sp2 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, राइट? देखो हाइब्रिडाइजेशन होता क्या है कि जब भी सेंट्रल एटम अदर एटम से बॉन्ड बनाने के लिए आगे जाएगा तो सेंट्रल एटम के वैलेंस शेल के जो ऑर्बिटल्स होंगे जिसमें ऑलमोस्ट सिमिलर या थोड़ी बहुत डिसिमिलैरिटी होगी एनर्जी में, वो आपस में फ्यूज हो जाते हैं। कौन से ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेंगे? वैलेंस शेल के। हाइब्रिडाइजेशन हमेशा कहाँ होगा? सेंट्रल एटम में। सेंट्रल एटम कैसे डिसाइड करते हैं? द लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऑफ द स्पीसीज इज कॉल्ड सेंट्रल एटम। जैसे SO2 में S सेंट्रल हो जाएगा, CH4 में C सेंट्रल होगा, क्योंकि हाइड्रोजन कभी सेंट्रल नहीं हो सकता। तो जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है ClF3 में Cl को आप सेंट्रल मान लोगे, PCl5 में P सेंट्रल होगा, SF6 में S सेंट्रल होगा। हाइब्रिडाइजेशन हमेशा कहाँ होता है? सेंट्रल एटम में। कौन से ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करते हैं? जो सेंट्रल एटम के वैलेंस शेल के ऑर्बिटल होंगे। जो वैलेंस शेल के ऑर्बिटल्स हैं अदर एटम से बॉन्ड बनाने से पहले आपस में फ्यूज्ड होंगे और इक्वल नंबर ऑफ इक्विवेलेंट हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनाएंगे। वो हाइब्रिड ऑर्बिटल अपने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग अदर एटम के ऑर्बिटल से करेंगे टू गिव डेफिनेट ज्योमेट्री इन स्पेस, राइट? तो हाइब्रिडाइजेशन में होता क्या है? एक प्रोसेस है इंटरमिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ स्लाइटली डिफरेंट एनर्जी टू गिव राइज टू न्यू हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल हैविंग इक्विवेलेंट एनर्जी। इन ऑर्बिटल्स को हम हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बोलेंगे या हाइब्रिड्स बोलेंगे। फिनोमिनन को हम क्या बोलेंगे? हाइब्रिडाइजेशन, राइट? शेप ऑफ ऑर्बिटल्स, देखो एक्चुअली क्या है, शेप ऑफ ऑर्बिटल क्यों इतना इंपॉर्टेंट है? 3 टाइप के हाइब्रिडाइजेशन है हमारे सिलेबस में जो मेन है, sp sp2 एंड sp3। बट हम PCl5 के लिए sp3d भी पढ़ेंगे, sp3d2 SF6 के लिए होगा और sp3d3 IF7 के लिए। तो जो sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं, फर्स्ट sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स ये लीनियर शेप होता है और ये 180 डिग्री पे अलाइंड होंगे, राइट? तो जब एक s और एक p ऑर्बिटल आपस में मिक्स होंगे तो sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेगा और इसका एंगल 180 डिग्री रहेगा और जनरली ये लीनियर शेप के होंगे। वही हम sp2 की बात करें तो इसमें एक s और 2 p ऑर्बिटल आपस में हाइब्रिडाइजेशन शो करेंगे और इससे जो शेप बनेगा वो ट्रायगोनल प्लेनर टाइप का होगा और एंगल जनरली इसमें 120 होता है। ये शेप कुछ आप ऐसे ड्रॉ करोगे,
sp2 और इसमें लोन पेयर नहीं हो तो शेप क्या होता है, ट्रायगोनल प्लेनर, राइट। sp3 जिसमें सबसे ज़्यादा एग्जाम्पल है हमारे सिलेबस के अंदर, इसमें 1s और 3p ऑर्बिटल, जो वैलेंस शेल का एक s ऑर्बिटल जो स्फेरिकल होता है, 3p ऑर्बिटल px py pz जो डम्बल शेप के हैं, वो चारों आपस में फ्यूज्ड होके बनाएंगे sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल। sp3 एक 3D फिगर है जिसे 2D पे बनाना थोड़ा डिफिकल्ट तो है, बट हम ऐसे इसे ड्रॉ कर सकते हैं। ये sp3 हो जाएगा, ये होगा टेट्राहेड्रल। 1s and 3p orbital get hybridized to form 4 equivalent hybrid orbitals, and these orbitals are directed towards the 4 corner of a regular tetrahedron। मतलब यदि किसी सेंट्रल एटम में sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो रहा है और सेंट्रल एटम के पास कोई भी लोन पेयर नहीं है, जैसे कि मीथेन, तो उसका शेप आप लिखोगे टेट्राहेड्रल। लेकिन सपोज NH3 जैसे मॉलिक्यूल हैं जिसमें sp3 हाइब्रिडाइजेशन तो होगा लेकिन 3 बॉन्ड पेयर और एक लोन पेयर है, तो उसकी शेप होगी ट्रायगोनल पिरामिडल। और वाटर जैसे मॉलिक्यूल जिसमें 2 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर है, स्टिल वहाँ हाइब्रिडाइजेशन sp3 है बट शेप हो जाएगा बेंट और वी शेप्ड और एंगुलर, राइट। तो शॉर्ट नोट्स लिखने को आ सकता है आपके हाइब्रिडाइजेशन पे, और शेप तो आते ही हैं। एक क्वेश्चन है काफ़ी इंपॉर्टेंट, इस टाइप के क्वेश्चन आप ऑब्जेक्टिव में भी एक्सपेक्ट कर सकते हो। क्वेश्चन है AlCl3 में हमने ऐड किया Cl माइनस, इससे बना AlCl4 माइनस, राइट। तो क्या कोई चेंज इन हाइब्रिडाइजेशन हो रहा है, बस हमें ये बताना है। सिंपली यदि आप देखो तो AlCl3 में 3 बॉन्ड पेयर है, कोई लोन पेयर नहीं है, और इसमें sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा सेंट्रल एटम में। बट जैसे ये AlCl4 बनाएगा, अब AlCl4 में नंबर ऑफ बॉन्ड्स कितने हो गए, चौथा क्लोरीन आया, एक और एक्स्ट्रा बॉन्ड आ गया। अभी इसके कारण इसकी ज्योमेट्री भी चेंज हो जाएगी, हाइब्रिडाइजेशन sp3 हो जाएगा और इसकी ज्योमेट्री क्या हो जाएगी, टेट्राहेड्रल, शेप क्या हो जाएगा, टेट्राहेड्रल। जबकि AlCl3 का डायग्राम आप बनाइए तो AlCl3 में सिर्फ 3 बॉन्ड पेयर है, कोई लोन पेयर नहीं है। sp2 हाइब्रिडाइजेशन के साथ ये शेप क्या शो करेगा, ट्रायगोनल प्लानर। तो इस केस में हमें शेप में भी चेंज देखने को मिल रहा है और चेंज इन हाइब्रिडाइजेशन भी देखने को मिल रहा है। हाइब्रिडाइजेशन पहले क्या था, AlCl3 में sp2, जैसे ही एक क्लोरीन माइनस इससे अटैच्ड होगा, चौथा बॉन्ड बनने लग जाएगा, एल्यूमिनियम के पास sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा, और इसका शेप भी जो कि ट्रायगोनल प्लानर था उससे ये क्या हो जाएगा, sp3 के कारण टेट्राहेड्रल हो जाएगा। तो चेंज इन हाइब्रिडाइजेशन पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी बनते हैं, और प्लस इस तरीके से एक्सप्लेनेटरी क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है। एग्जैक्टली ऐसा ही एक क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 26, राइट। इज देयर एनी चेंज इन द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ बोरॉन एंड नाइट्रोजन। अब ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसमें 2 सेंट्रल एटम है, LHS में भी और 2 RHS में भी। तो हमें चेक करना है कि क्या इन दोनों सेंट्रल एटम के हाइब्रिडाइजेशन में कोई चेंज हो रहा है, या सेम होगा, या किसी एक में हो रहा है चेंज, एक में नहीं हो रहा है। तो उस पर बेस्ड ये क्वेश्चन है। देखो BF3 BF3, इसके पास सिर्फ 3 बॉन्ड पेयर हैं, कोई लोन पेयर नहीं है। NH3 के साथ इसे हमें क्लब करना है, इसमें सेंट्रल एटम N पे एक लोन पेयर है। तो अभी का जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वो बोरॉन का क्या रहेगा, sp2, और NH3 में N की जो हाइब्रिडाइजेशन होगी वो क्या होगी, sp3। जैसा मैंने बताया कि 3 बॉन्ड पेयर एक लोन पेयर है, तो ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल होगा बट शेप इसका ट्रायगोनल पिरामिडल। अब जब दोनों एक दूसरे के साथ क्लब हो रहे हैं तो नाइट्रोजन अपना लोन पेयर बोरॉन को डोनेट कर देता है, और इस डोनेशन से अब बोरॉन जो ट्राईफ्लोराइड था, कंपाउंड का नाम होता है बोरॉन ट्राईफ्लोराइड अमोनिया, राइट। दोनों जब क्लब होंगे, अब क्या हुआ कि बोरॉन के पास जो 3 बॉन्ड थे, sp2 हाइब्रिडाइजेशन दिख रहा था, अचानक से बॉन्ड बनते ही वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, sp3 में। जबकि नाइट्रोजन sp3 था, स्टिल इसका लोन पेयर यहाँ डोनेट हो गया, तब भी ये sp3 ही रहेगा, इसके 4 ही सिग्मा बॉन्ड है। तो किस में चेंज देखने को मिल रहा है, बोरॉन की हाइब्रिडाइजेशन sp2 से कहाँ पहुँच गई, sp3 में, जबकि नाइट्रोजन में sp3 से वो sp3 ही रहेगा, राइट। इन BF3 बोरॉन एटम sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, NH3 में N sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। लेकिन आफ्टर द रिएक्शन जब प्रोडक्ट बनेगा तो बोरॉन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 से sp3 में चेंज हो जाएगा, जबकि नाइट्रोजन का क्या रहेगा, sp3 टू sp3। कोई चेंज नाइट्रोजन में देखने को हमें नहीं मिलेगा। तो ऐसे क्वेश्चन आप ऐसे एक्सप्लेनेशन के लिए भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि एग्जाम में ऐसे डिटेलिंग वाइज है, या फिर ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है कि किसका कौन हाइब्रिडाइजेशन चेंज हो रहा है और किस में चेंज हो रहा है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन,
ये सब हाइब्रिडाइजेशन के बेस्ट क्वेश्चन है एग्जाम में आने के लिए कि ड्रॉ डायग्राम शोइंग द फॉर्मेशन ऑफ अ डबल बॉन्ड एंड अ ट्रिपल बॉन्ड बिटवीन कार्बन एटम इन C2H4। C2H4 कौन सा कंपाउंड है? इथीन। और C2H2 क्या है कंपाउंड? इथाइन। वैसे एक आप और प्रैक्टिस के लिए ज़रूर नोट कर लीजिए कि आप C2H6 भी इस डिस्कशन के बाद एक बार ट्राई करेंगे इथेन का। ये 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है जो मुझे लगता है कि डबल सेंट्रल, जितने भी हमने VVT वेस्पर थ्योरी पढ़ा वहाँ एक सेंट्रल एटम थे, एक से ज़्यादा अदर एटम थे, बट 2 सेंट्रल एटम वाले कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चन की हम बात करें तो वो ये 3 ही क्वेश्चन है, जिसमें 2 का एक्सप्लेनेशन तो आपको यहीं मिल जाएगा। C2H4 का हम यदि स्ट्रक्चर बनाएं, अब ये क्वेश्चन आप ध्यान से देख लो तो अगला क्वेश्चन इससे रिलेटेड है, वो वैसे ही सॉल्व हो जाएगा, आपको समझ आ जाएगा। इसमें कितने सिग्मा बॉन्ड हैं टोटल? 5 सिग्मा एंड 1 पाई। फर्स्ट कार्बन के पास 3 ही सिग्मा बॉन्ड है, 3 पे हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा? sp2। दूसरे में भी क्या आ जाएगा? sp2। तो sp2 की जो शेप है वो देखो, ये जो शेप बनाया गया, पहले हमेशा ट्राई करना है कि सबसे पहले हम हाइब्रिड ऑर्बिटल्स को बनाएं और सिग्मा बॉन्ड को कंप्लीट करें। दोनों कार्बन का sp2 आपस में पहले ओवरलैप करेगा, जिससे एक cc सिग्मा बॉन्ड आपको बनता हुआ दिखेगा। तो जो cc सिग्मा बॉन्ड है, ये वाला बॉन्ड है, ये cc सिग्मा बॉन्ड है, ये पहले बन गया। और 2 हाइड्रोजन, क्योंकि हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रॉन है वो 1s1 में है, तो हाइड्रोजन एक यहाँ ओवरलैप कर रहा है, दूसरा हाइड्रोजन यहाँ ओवरलैप करेगा, ये तीसरा, ये चौथा। जो 5 सिग्मा बॉन्ड हमें बनाना था, कार्बन कार्बन सिग्मा, कार्बन हाइड्रोजन यहाँ 2 है, यहाँ 2 हैं, दोनों के साथ 2-2, एंड पाई बॉन्ड फॉर्मेशन इज अ सेकेंडरी फिनोमिनन। जब सभी सिग्मा बॉन्ड आप बना लोगे उसके बाद हमें पाई बॉन्ड बनाना है लेटरल ओवरलैपिंग के थ्रू। एक p ऑर्बिटल हमने यहाँ ले लिया, एक p ऑर्बिटल हमने इधर ले लिया, और दोनों के बीच हम क्या कराएंगे? लेटरल ओवरलैपिंग। 2 कनेक्शन जैसे होता है क्या, जब आप एंड टू एंड ओवरलैपिंग कराते हो तो एक ही कनेक्शन शो करना होता है, लेकिन पाई बॉन्ड के लिए जब p और p की लेटरल ओवरलैपिंग साइड वाइज कराएंगे तो ये 2 कनेक्शन एक पाई बॉन्ड को शो करता है। तो इसमें कितने सिग्मा और पाई हो गए? 5 सिग्मा बॉन्ड एंड 1 पाई बॉन्ड। वही हम इथाइन मॉलिक्यूल की बात करें तो इथाइन में cc ट्रिपल बॉन्ड होने के कारण इसमें 3 सिग्मा बॉन्ड होंगे और 2 पाई बॉन्ड होंगे। दोनों कार्बन के पास 2-2 सिग्मा है, तो sp हाइब्रिडाइजेशन, यहाँ भी क्या आ जाएगा? sp हाइब्रिडाइजेशन, राइट। तो sp की जो शेप है वो क्या है? लीनियर है। अब यहाँ ध्यान देना है कि दोनों कार्बन में एक सिग्मा बॉन्ड हमें बनाना है थ्रू sp। ये फर्स्ट कार्बन का sp है और ये दूसरे कार्बन का sp है, और दोनों ने आपस में क्या बना लिया? एक सिग्मा बॉन्ड। यहाँ एक सिग्मा बॉन्ड बन गया। अब दोनों के साथ एक एक हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन s में होता है, s की शेप क्या है? स्फेरिकल। तो 3 सिग्मा बॉन्ड तो हमने ड्रॉ कर लिया। फिर मैंने क्या बताया कि पाई बॉन्ड फॉर्मेशन इज अ सेकेंडरी फिनोमिनन। सबसे पहले आप ट्राई कीजिए कि सिग्मा बॉन्ड हम पूरा बना लें, उसके बाद 1 बाई 1 हम पाई की तरफ जाएंगे। ये पहला p ऑर्बिटल है, ये दूसरा p ऑर्बिटल इधर का, दोनों साइड से ये p ऑर्बिटल पहले एक ओवरलैपिंग यहाँ करेंगे और इससे एक पाई बॉन्ड बनेगा। इसके बाद दूसरा पाई बनाने के लिए एक और p ऑर्बिटल इस दूसरे p ऑर्बिटल के साथ लेटरल ओवरलैपिंग करेगा, और यहाँ भी आप देखोगे कि पाई बॉन्ड फॉर्म होंगे। ये दोनों पाई बॉन्ड हो गए। तो कार्बन कार्बन में सिग्मा वो हमने पहले शो किया, कार्बन हाइड्रोजन का सिग्मा वो शो किया, और जब सिग्मा तीनों ये बन गए, तीनों सिग्मा हमने शो कर लिया, तो फिर हम पाई की तरफ जाएंगे और 2 लेटरल ओवरलैपिंग हमने लास्ट में शो किया। इसकी जो शेप होती है वो लीनियर दोनों सेंटर के लॉन्ग। तो ऐसे क्वेश्चंस में एक होमवर्क है आप सबके लिए कि आप ट्राई करेंगे C2H6, जिसकी स्ट्रक्चर बना के आप देखोगे तो एक हिंट है कि इसमें सिर्फ 7 सिग्मा बॉन्ड होता है, पाई नहीं होगा। cc सिग्मा 1 होगा और ch सिग्मा 3-3-6 होंगे। तो आपको सिर्फ सिग्मा बॉन्ड sp3 हाइब्रिडाइजेशन के साथ बनाना है और कमेंट में बताना है कि क्या इस क्वेश्चन को आप इजीली सॉल्व कर पाए हो या नहीं। यदि इसमें डाउट आएगा तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम ये कवर कर देंगे आपके कमेंट को देख के, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसे जनरल क्वेश्चन 1-1 मार्कर है, सिर्फ काउंटिंग बोला गया है सिग्मा और पाई बॉन्ड के लिए। देखो मैं आप लोगों को एक ट्रिक बता देता हूँ कि कोवैलेंट बॉन्ड 3 टाइप के हैं। सिंगल बॉन्ड मीन्स 1 सिग्मा बॉन्ड, डबल बॉन्ड में क्या होता है? 1 सिग्मा 1 पाई, और ट्रिपल बॉन्ड में क्या होगा? 1 सिग्मा एंड 2 पाई, राइट। यदि कार्बन के पास 4 सिग्मा बॉन्ड है, 4 सिंगल मतलब 4 सिग्मा, तो इसकी जो हाइब्रिडाइजेशन होगी वो होगी sp3। और यदि कार्बन के पास 1 डबल 2 सिंगल के कारण 3 सिग्मा है तो क्या आ जाएगा? sp2।
1 ट्रिपल 1 सिंगल, 2 सिग्मा है तो क्या आ जाएगा sp, और दोनों साइड डबल बॉन्ड है तो यहाँ भी क्या आ जाएगा sp। मतलब हमें सिर्फ सिग्मा बॉन्ड और हाइब्रिडाइजेशन को रिलेट करना है, पाई का हाइब्रिडाइजेशन में कोई रोल नहीं है। वैसे भी पाई बॉन्ड फॉर्मेशन एक सेकेंडरी फिनोमिनन है जो सिग्मा बनने के बाद ही फॉर्म होता है। तो ये कॉन्सेप्ट आप नोट कर लीजिए, इसके हेल्प से हम काफ़ी क्वेश्चन कर पाएंगे, सिर्फ केमिकल बॉन्डिंग में नहीं, जब GOC हाइड्रोकार्बन ऑर्गेनिक स्टार्ट होगा वहाँ भी ये ट्रिक आपको हेल्प करेगा, राइट। तो C2H2 ये है हमारा इथाइन, एंड C2H4 इज इथीन। इथाइन में क्या होता है, CC ट्रिपल बॉन्ड, राइट। स्ट्रक्चर में 3, यहाँ ट्रिपल बॉन्ड है तो कितने सिग्मा बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड सिग्मा होता है तो CH सिग्मा CH सिग्मा CC सिग्मा, टोटल कितने हो गए 3 सिग्मा बॉन्ड, 3 सिग्मा बॉन्ड। और पाई बॉन्ड कितने हैं, ट्रिपल बॉन्ड में मैंने क्या बताया 2 पाई, तो पाई बॉन्ड कितने हो जाएंगे 2, 3 सिग्मा एंड 2 पाई। बस इसमें इतना ही करना है, जो क्वेश्चन में जितना पूछा गया है, जितना डिमांड है उतना ही सप्लाई करना है, ज़्यादा लिखने के कोई एक्स्ट्रा मार्क्स आपको नहीं मिलने वाले हैं। नेक्स्ट है इथीन। इथीन का स्ट्रक्चर बनाया, CC डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड में 1 सिग्मा 1 पाई होता है, राइट। तो टोटल सिग्मा बॉन्ड इसमें कितने हो गए 5 सिग्मा, और CC में डबल बॉन्ड है तो 1 पाई बॉन्ड भी होगा। ऐसे ही क्वेश्चन यदि हम और भी कुछ करते हैं, जैसे मान लो कि कुछ डिटेल में आपको पूछा गया एसिटिक एसिड, तो आपको बस स्ट्रक्चर का नॉलेज होना चाहिए कि आपने बनाया एसिटिक एसिड प्रॉपर स्ट्रक्चर, जिसमें बहुत बच्चे OH लिख देते हैं, जबकि O और H के बीच में भी एक सिंगल बॉन्ड तो होता ही है। तो कितने सिग्मा बॉन्ड है 1 2 3 4 5 6 7 सिग्मा बॉन्ड और 1 पाई। पाई तो वैसे ही दिख जाता है, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड होगा मॉलिक्यूल में तभी पाई बॉन्ड आएगा, राइट। साथ साथ यदि इन सब की हम हाइब्रिडाइजेशन भी लिखें तो इस कार्बन के पास 2 सिग्मा बॉन्ड है, इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगी sp, 2 सिग्मा पे, फिर ये भी 2 सिग्मा वाला है sp। यहाँ 3 सिग्मा है दोनों कार्बन के पास, तो इन दोनों की हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी sp2 और यहाँ देखो 4 सिग्मा बॉन्ड है तो यहाँ आ जाएगा sp3, इसमें 3 सिग्मा बॉन्ड है तो क्या आ जाएगा sp2। तो कई बार क्वेश्चंस आता है कि मॉलिक्यूल में टोटल सिग्मा पाई काउंट कीजिए, वो बहुत इजी है। फिर जितने भी कार्बन एटम है उनकी इंडिविजुअल हाइब्रिडाइजेशन, यदि कार्बन के चारों बॉन्ड सिंगल हैं तो sp3, 3 सिंगल बॉन्ड है, एक डबल बॉन्ड में 1 सिग्मा 1 पाई होता है, तो 3 सिग्मा है तो sp2, 2 ही है तो sp हो जाएगा, और यहाँ भी 2 है तो क्या होगा sp। ऐसे क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस कर सकते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 29 है कंसिडरिंग एक्स एक्सिस एज इंटर न्यूक्लियर एक्सिस। देखो इस क्वेश्चन में ट्विस्ट क्या है, जनरली हम केमिस्ट्री में जेड एक्सिस को इंटर न्यूक्लियर एक्सिस लेते हैं। जब हम ओवरलैपिंग के क्वेश्चन कर रहे थे वीवीटी में तो लास्ट अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन में कहाँ आ रहा था, उनके पीजेड में। तो हमेशा पीजेड, जनरली मैथ्स में पहला एक्स फिर वाई और जेड लेते हैं, बट केमिस्ट्री में जो इंटर न्यूक्लियर है वो जेड होता है जनरली। बट क्वेश्चन में ट्विस्ट क्या कर दिया कि आप एक्स एक्सिस को मान लो इंटर न्यूक्लियर, तो जो इंटर न्यूक्लियर होगा वो सिग्मा बनाएगा। नॉर्मली बाय डिफ़ॉल्ट जेड ऑर्बिटल्स, जेड वाले जो होते हैं पीजेड, वो सिग्मा बनाते हैं और पीएक्स पीवाई पाई बनाते हैं। बट क्वेश्चन में क्या टेस्ट है कि एक्स एक्सिस इंटर न्यूक्लियर है तो एक्स ही सिग्मा बनाएगा। तो विच आउट ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट फॉर्म सिग्मा बॉन्ड। हमें इन 4 ऑप्शन में पता लगाना है कि कौन ऐसा है जो सिग्मा नहीं बनाएगा पाई बनाएगा। अब देखो एस ऑर्बिटल, एस ऑर्बिटल की शेप है स्फेरिकल, उसमें हमेशा ही ओवरलैपिंग एंड टू एंड। अब स्फेयर को कितना भी घुमाओ वो स्फेयर ही रहेगा, तो एस ऑर्बिटल हमेशा से सिग्मा बॉन्ड ही बनाते हैं। फिर 1s एंड 2px, क्योंकि px को यहाँ इंटर न्यूक्लियर माना गया है तो 1s के साथ जब इसको आप क्लब करोगे तो एक्चुअली ये भी सिग्मा बॉन्ड ही बनाएगा, ये भी सिग्मा बनाएगा। लास्ट वाले में फिर s और s है, ये भी सिग्मा बनाएगा। तो हमारा जो थर्ड ऑप्शन है यहाँ पे py, क्योंकि x इंटर न्यूक्लियर है तो जो py और pz हैं वो क्या होंगे, वो लेटरल ओवरलैपिंग करेंगे और वो पाई बॉन्ड बनाएंगे। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन यहाँ कौन सा हो गया, सी ऑप्शन। जो भी इंटर न्यूक्लियर होगा, यदि कुछ नहीं दिया है तो आप z को इंटर न्यूक्लियर एक्सिस मान के चलेंगे और x गिवन है इंटर न्यूक्लियर या y गिवन है तो फिर वही सिग्मा बॉन्ड बनाएगा, राइट। ऐसे क्वेश्चंस को थोड़ा ट्रिकी बना दिया गया ताकि बच्चों को सोचने पे मजबूर होना पड़े कि ये क्या चेंज है और इससे क्या इफेक्ट आएगा सिग्मा पाई फॉर्मेशन में। इसका ऑप्शन है सी, क्योंकि जो s है हमेशा जहाँ भी s ऑर्बिटल है वो कभी पाई बनाते नहीं है, तो ये भी एक ट्रिक है, वो हमेशा सिग्मा में इन्वॉल्व रहेंगे। एक ही ऐसा ऑप्शन है जहाँ आपको 2py दिख रहे हैं। अब जो 2py होंगे क्योंकि वो इंटर न्यूक्लियर नहीं है तो एक दूसरे के पैरेलल होंगे, और पैरेलल होंगे तो उनमें p मल्टीपल बॉन्ड बन जाएगा। p ओवरलैपिंग से ये पाई बॉन्ड बनेगा क्योंकि ये एक दूसरे के पैरेलल होंगे, ये एंड टू एंड ओवरलैपिंग कर ही नहीं सकते, ये हमेशा लेटरल ओवरलैपिंग शो करेंगे, राइट।
आज का एक लास्ट क्वेश्चन ले रहे हैं जो कि बहुत इजी क्वेश्चन है, अभी तक के डिस्कशन के हेल्प से आप इसे इजीली सॉल्व कर पाएंगे। विच हाइब्रिड ऑर्बिटल आर यूज्ड बाय कार्बन एटम इन द फॉलोइंग मॉलिक्यूल। जो प्रीवियस स्लाइड पे मैंने ट्रिक बताया कि कार्बन के 4 बॉन्ड हैं, सिंगल बॉन्ड तो sp3, 3 पे sp2 आएगा और 2 पे sp आएगा, बस उसी कॉन्सेप्ट का हमें यहाँ यूज़ करना है। हमारा ये फर्स्ट मॉलिक्यूल है इथेन, सेकेंड मॉलिक्यूल है प्रोपीन, थर्ड है इथेनॉल, फोर्थ है इथेनल और लास्ट है इथेनोइक एसिड। इथेनोइक एसिड, राइट। अब इन सब का स्ट्रक्चर आप ओपन अप करके बनाइए और इसमें देखना है कि हमने फर्स्ट कार्बन और सेकंड कार्बन के पास कितने सिग्मा बॉन्ड है। दोनों के पास 4 सिग्मा बॉन्ड है और 4 पे हाइब्रिडेशन क्या होता है, sp3, तो दोनों का sp3 हो गया। लेकिन प्रोपीन में क्या है, 1 2 3 ऐसे नंबरिंग कर दिया। तो फर्स्ट कार्बन के पास 4 सिग्मा बॉन्ड है sp3, सेकेंड के पास 3 सिग्मा बॉन्ड है sp2 और लास्ट वाले के पास भी 3 है तो क्या आ जाएगा, sp2। नेक्स्ट स्ट्रक्चर है हमारा इथेनॉल का। इथेनॉल में जितने भी कार्बन आपको दिख रहे हैं दोनों के पास 4 सिंगल बॉन्ड है, मतलब 4 सिग्मा बॉन्ड है। 4 सिग्मा बॉन्ड पे हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, sp3। स्ट्रक्चर यदि करेक्टली हमें ड्रॉ करना आ गया तो सिग्मा पाई काउंट करना बहुत ही आसान है। इसके फर्स्ट कार्बन पे 4 सिग्मा बॉन्ड है तो sp3 और सेकंड के पास 3 ही है तो क्या आ जाएगा, sp2। और वहीं हम बात करें लास्ट मॉलिक्यूल की, जो एसिटिक एसिड है, उसमें 2 कार्बन एटम हैं। फर्स्ट कार्बन एटम के पास 4 सिग्मा बॉन्ड है sp3, दूसरे के पास 3 है तो sp2। जस्ट फॉर प्रैक्टिस ये 2-3 क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। लाइक बेंजीन में सभी कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन टोटल सिग्मा पाई, एसीटोन में एक आप ट्राई करेंगे और फिर कमेंट में बताएंगे कि इसका आंसर क्या है। इसमें कितने सिग्मा पाई बॉन्ड्स है, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड एंड नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स प्लस हाइब्रिडाइजेशन ऑफ ईच कार्बन एटम, राइट। तो ये एक छोटा सा टास्क है आपके लिए, आपको ये सॉल्व करना है। इस पहले मॉलिक्यूल को हम बोलते हैं बेंजीन, दूसरे मॉलिक्यूल को हम बोलते हैं एसीटोन। ये एक टास्क है आपके लिए कि इन दोनों ही मॉलिक्यूल में कितने सिग्मा पाई हैं, जितने भी कार्बन एटम उनकी हाइब्रिडाइजेशन क्या है, राइट। ये आपको सॉल्व करके कमेंट में बताना है। तो आज का लेक्चर जो हमारा था 10 क्वेश्चन से, जो 21 से स्टार्ट हो गए 30 पे फिनिश हो गया। नेक्स्ट जो लेक्चर है वो हम ट्राई करेंगे, यदि बच्चों का अपकमिंग केमिस्ट्री पेपर है तो लाइव कनेक्शन के थ्रू वो सॉल्व करेंगे ताकि आपके भी डाउट्स इन बिटवीन कुछ लिए जा सके। और वो पॉसिबल नहीं हो पाया तो वो भी हम वीडियो लेक्चर जल्दी ही अपलोड कर देंगे। केमिकल बॉन्डिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके फर्स्ट टर्म के लिए, इवन इन फाइनल टर्म। ऑर्गेनिक को समझने में हर जगह ये आपको हेल्प ज़रूर करेगा। आई होप आपको ये वीडियो लेक्चर समझ आया होगा। इस वीडियो लेक्चर को देखिए, फेयर नोटबुक पे कुछ से प्रैक्टिस कीजिए। जो भी एक्स्ट्रा डाउट्स आपके आ रहे हैं कमेंट में हमें ज़रूर बताइए। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशंस। Follow and subscribe us for more.